अगर पिछले कुछ दिनों में आप न्यूज़ गौर से देख रहे हैं तो एक चीज़ आपने देखी होगी that the world is also watching the escalating conflict between the US, Israel and Iran. Many Indians are asking one big questions. मार्केट क्रैश हो रहा है, क्या रियल एस्टेट भी हिट होगा? अगर आप घर खरीदने, इन्वेस्ट करने या फ्यूचर प्लान्स करने वाले हो तो ये वीडियो आपको एक बहुत क्लियर पिक्चर देगा। नो पैनिक, नो हेडलाइंस, जस्ट प्रैक्टिकल इम्पैक्ट। सबसे पहले एक सिंपल रीजन समझते हैं। The ongoing Middle East conflict has already pushed the crude oil prices up sharply, and that matters for India. Why? Because we import around 85 to 90% of our oil requirements from abroad. ऑयल प्राइसेस का डायरेक्ट इफेक्ट रियल एस्टेट प्राइसेस पर भी थोड़ा सा इनडायरेक्टली होता है, पर जब फंडामेंटल्स रिस्की होते हैं तो मार्केट रिएक्ट्स करते हैं। जब ऑयल प्राइसेस राइज करते हैं तब क्या क्या होता है देखते हैं। फ्यूल कॉस्ट इंक्रीज हो जाते हैं, इन्फ्लेशन प्रेशर बढ़ता है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ट्रांसपोर्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट ये एक्सक्लेट होते हैं, कंज्यूमर डिस्पोजेबल इनकम जो है वो स्क्वीज हो जाती है और ये सब कुछ अल्टीमेटली बायर सेंटिमेंट पर इंपैक्ट करता है। अब समझिए रियल एस्टेट डायरेक्टली कैसे इफेक्ट हो सकता है इन सब चीजों से। सबसे पहली चीज ये होगी कि डिमांड में थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा। जब क्रूड प्राइसेस ऊपर जाते हैं लोग अपने मंथली एक्सपेंसेस पे ज्यादा फोकस करने लगते हैं और तब बिग टिकट परचेजेस को डिले करते हैं और इन बिग टिकट परचेजेस में घर भी शामिल होते हैं। ऐसे मोमेंट्स में बायर्स सोचते हैं, वेट एंड वॉच करते हैं, तो वो लोग इस मोड में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि अनसर्टेनिटी बढ़ी हुई होती है, मार्केट में बायर कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ा हुआ होता है और जब डिमांड थोड़ी स्लो होती है तो प्राइस ग्रोथ भी जो है वो टेम्पररीली मॉडरेट हो सकती है, स्लो नहीं। अगला पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे जो प्रेशर है वो बढ़ता है। ऑयल का डायरेक्ट इफेक्ट बिल्डिंग मटेरियल्स पर नहीं होता है, लेकिन जो फ्यूल डिपेंडेंट इंडस्ट्रीज होती हैं जैसे कि ट्रांसपोर्ट, सीमेंट, स्टील, इन सब का कॉस्ट थोड़ा सा पुश हो जाता है और डेवलपर्स कभी कभी इस कॉस्ट को इनिशियली एब्जॉर्ब कर लेते हैं या तो फिर बाकी कॉस्ट बाद में बायर्स को रिफ्लेक्ट करते हैं थ्रू हायर प्राइसिंग और स्लोअर लॉन्चेस। अगली चीज जो समझनी चाहिए वो है इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट। ये वॉर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फ्लोज को इम्पैक्ट कर रहा है। A recent Outlook report warns that outgoing geopolitical instability may or may not discourage investment into India, and this could offset positive trade deal gains with the US and Europe. इस सब के पीछे सिंपल लॉजिक, war plus uncertainty is equal to foreign investors being cautious, which equals to capital flows का slowdown, which equals to real estate demand for big commercial and luxury assets can soften a little. ये impact immediate crash नहीं है, but investment confidence पर medium term effect जरूर हो सकता है। अगली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है मैक्रो प्रेशर ऑन इकोनॉमी। इसे समझते हैं। ठीक है, स्टॉक मार्केट्स ऑलरेडी नीचे हैं, Rupee has weakened down to its record lows and inflation fears are growing because of the higher energy costs. और जब इकोनॉमी में सेंटिमेंट कमजोर पड़ जाता है तब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स भी थोड़ा और कॉशियस हो जाते हैं, स्पेशली जो इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं उनकी तरफ से। अब ये पूरा का पूरा पिक्चर जो है वो डिजास्टर्स है क्या? नॉट नेसेसरीली। सी, रियल एस्टेट हिस्टोरिकली एक लॉन्ग टर्म एसेट ही माना गया है। होम्स को यूज्ड एसेट्स इस कैटेगरी में डाला जाता है, ना कि स्पेक्युलेटिव एसेट्स में। अफोर्डेबल एंड मिड सेगमेंट हाउसिंग डिमांड यूजुअली हमेशा स्ट्रांग ही रहती है इवन अनसर्टेनिटी के पीरियड में, जैसे कि अब। क्यों? क्योंकि फैमिलीज को रहना होता है उन घरों में, उन्हें प्रॉफिट नहीं बनाना होता है घर खरीद के। हाँ, लग्जरी सेगमेंट थोड़ा स्लो डाउन हो सकता है क्योंकि इन्वेस्टर्स ऐसे टाइम्स पर थोड़ा सा हेजिटेट कर सकते हैं नए लग्जूरियस घर खरीदने में। और एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट मैं आपको बताना भूल गई, इंडिया इज ऑल्सो डीपली इंटीग्रेटेड विथ द मिडिल ईस्ट, नॉट जस्ट फॉर ऑयल बट ऑल्सो फॉर रेमिटेंसेस, ट्रेड एंड वर्कर्स। सो कोई भी प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट अगर होगा तो उससे द एक्सपोर्ट फ्लोर्स एंड the effect on the income of millions who are working in the Gulf countries can slow down.
सो रियल एस्टेट का इम्पैक्ट स्नोई वाइट तो नहीं है, लेकिन हाँ, इट इज लेयर्ड. It is linked to energy, it is linked to inflation, it is linked to currency, it is linked to sentiment, it is linked to long-term growth prospects and so many other things. इस सबसे आप बॉटम लाइन क्या लेकर जाएंगे? रियल एस्टेट का क्रैश इंस्टेंटली वॉर की हेडलाइंस की वजह से नहीं होगा. It reacts to underlying economic stress, oil, inflation, sentiment, investment flows. अफोर्डेबल हाउसिंग की जो डिमांड है वो जनरली रेजिलिएंट रहती है, हिलती डुलती नहीं है. लग्जरी एंड स्पेक्युलेटिव डिमांड जो है वो कम हो सकती है. कंस्ट्रक्शन कॉस्ट प्रेशर्स माइट डिले लॉन्चेस और दे माइट टाइटन द मार्जिन्स फॉर द डेवलपर्स. इन्वेस्टर्स और बायर्स दोनों को पैनिक करने की जरूरत ही नहीं है. हाँ, लेकिन अवेयरनेस होना चाहिए. नॉट हेडलाइंस, नॉट फियर, रियल इकोनॉमिक लिंकेजेस, ये बहुत ज़रूरी है. और जब आप समझते हैं कि मैक्रो एंड रियल एस्टेट किस तरीके से कनेक्टेड है, तो आप सिर्फ न्यूज़ पे रिएक्ट नहीं करेंगे, बल्कि आप इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेंगे. और अगर आपको ये क्लैरिटी मिल जाती है तो आप ऑफिशियल डेटा और एक्सपर्ट कमेंट्री दोनों पर एक साथ फोकस करके बेटर डिसीजंस ले सकते हैं. बिकॉज मार्केट्स डोंट मूव ऑन इमोशन, they move on fundamentals. रिएक्शन से पहले इवैल्यूएशन करो, न्यूज के नॉइज को फिल्टर करो, ऑयल का ट्रेंड देखो, इंटरेस्ट रेट्स के ट्रेंड देखो, डेवलपर स्ट्रेंथ भी तो देखो. वॉर एक मैक्रो इवेंट है, प्रॉपर्टी एक माइक्रो डिसीजन है. दोनों को मिक्स मत कीजिए. स्मार्ट इन्वेस्टर वो है जो पैनिक नहीं करता है, पैनिक में सेल नहीं करता है. स्मार्ट इन्वेस्टर वो है जो क्लैरिटी में एक्ट करता है. स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे स्ट्रेटेजिक एंड नेवर इन्वेस्ट इमोशनली. आई एम एकता कपूर और हम मिलेंगे अगले वीडियो में so that I can explain you more real estate trends. Stay tuned.